नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। हमारा ये न्यू शो दी एस्ट्रोलॉजी शो ये आज का एपिसोड नंबर 3 होने वाला है। और इस कार्यक्रम में अगर आप जानते ही हैं, वैसे अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके मन में जो भी प्रश्न उठते हैं ज्योतिष से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, ज्योतिषी उपाय से संबंधित, अपनी जन्म कुंडली की प्लेनेटरी पोजीशन से संबंधित या किसी भी प्रकार से ज्योतिषीय प्रश्न आपके मन में, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो वो आप इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं और उस कार्यक्रम का जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम में पा सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके प्रश्नों का जवाब मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में दिया जाए तो आपका जो भी प्रश्न है वो आप अपने नाम के साथ में दी एस्ट्रोलॉजी शो यानी कि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जैसे ही अगला कार्यक्रम आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत होता है, वैसे कोशिश ये रहती है कि वेडनेसडे के दिन ये प्रोग्राम आप सभी के सामने आ जाए। तो जैसे ही ये प्रोग्राम आप सभी के सम्मुख आता है, आपके प्रश्नों का जवाब उस कार्यक्रम में दिया जाएगा। और अगर आपके प्रश्न का चयन इस कार्यक्रम में नहीं होता है तो उसके बाद में जो प्रोग्राम आएगा उसमें आपके प्रश्न का जो जवाब है वो दिया जाएगा, क्योंकि एक वीडियो की जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है कि उतने ही लेंथ का वीडियो बनना चाहिए। अब इसके पहले के प्रोग्राम में जिन लोगों के कमेंट्स आए थे उनके सवालों के जवाब की तरफ हम चलते हैं। तो पहला प्रश्न जो है ये मोनिका जी का है। मोनिका जी ने पूछा है कि सर बॉर्डर लाइन प्लैनेट्स के बारे में बताइए। जैसे अगर वीनस एंड मून 29 डिग्रीज इन सेकंड हाउस कैंसर असेंडेंट हैं तो क्या दोनों प्लैनेट्स विर्गो के कैरेक्टर को शो करेंगे या लियो के? इनका कहना है कि कर्क लगन की इनकी जन्म कुंडली है, या जो भी जन्म कुंडली की चर्चा कर रहे हैं, कर्क लगन की जन्म कुंडली के दूसरे घर में शुक्र और चंद्रमा की युति बनी हुई है और ये दोनों ही प्लैनेट्स 29 डिग्रीज अर्थात 29 डिग्री पर बैठे हुए हैं। तो कर्क लगन की कुंडली में द्वितीय भाव में सिंह राशि आएगी और सिंह राशि में शुक्र और चंद्रमा 29 अंश पर होने के चलते मृत अवस्था में देखने को मिलेंगे। तो इनका कहना है कि विर्गो के कैरेक्टर्स यानी कि अगली राशि कन्या राशि के कैरेक्टर्स को ये शो करेंगे, या लियो यानी कि द्वितीय भाव में जो सिंह राशि है उसी के कैरेक्टर्स को ये शो करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसी के लिए ये भाव संधि का समय होता है ग्रहों का। जो अपने बॉर्डर लाइन प्लैनेट्स का है ना, ये ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करने ही वाले होते हैं और तभी वो 29 डिग्रीज पर होते हैं। तो इसके लिए ही चलित चक्र का निर्माण किया जाता है। तो आप सबसे पहले जाकर के देखिए कि चलित कुंडली जो होती है उस चलित कुंडली में शुक्र और चंद्रमा कहाँ का फल दे रहे हैं। अगर वो सिंह राशि में ही आपको शो कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सिंह राशि के ही कैरेक्टर्स को शो करेंगे। लेकिन अगर चलित कुंडली में वो कन्या राशि में शो हो रहे हैं तो वो कन्या राशि के कैरेक्टर्स को ही शो करेंगे। अब रही बात चंद्रमा है, तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वही आपकी जन्म राशि कहलाती है या आपकी चंद्र राशि कहलाती है। तो चंद्रमा आपकी D1 चार्ट अर्थात लग्न कुंडली में जैसा कि सिंह राशि में शो कर रहे हैं, तो आपकी जो चंद्र राशि या जो आपकी राशि होगी वो सिंह ही मानी जाएगी। आपकी राशि को जानने पहचानने के लिए चलित कुंडली की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और रही बात शुक्र और चंद्रमा दोनों मृत अवस्था में है, तो मृत अवस्था में होने के चलते वैसे भी इनके प्रभाव में काफी हद तक कमी तो आ ही जाएगी। फिर भी चलित कुंडली में जाकर के देखिए कि शुक्र और चंद्रमा किस घर का किस राशि का फल दे रहे हैं, उससे आपको पता चलेगा कि ये प्लैनेट्स जो हैं वो किसके कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, ये भी ऑल इन वन आईडी से है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आप अपना नाम मेंशन कर दिया करें अपने प्रश्न के साथ में, तो ज़्यादा आसान होता है। इन्होंने कहा है, क्या आप मुझे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई बुक सजेस्ट कर सकते हो जो डीपर लेवल में मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, प्रैक्टिकली भी और स्पिरिचुअली भी, जिससे मैं फ्री टाइम में पढ़ सकूँ? अच्छा, जिसे मैं फ्री टाइम में पढ़ सकूँ। रिसोर्सेज लिमिटेड है मेरे पास, तो ऐसी कोई बुक जो ईजिली अवेलेबल हो। मुझे आपकी उम्र नहीं पता है, बट मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट बुक तो होगी आपके लिए भगवत गीता पढ़ना। आप गीता पढ़िए, वो आपको प्रैक्टिकली भी स्ट्रॉन्ग करेगी और स्पिरिचुअली भी, जैसा आपने कहा है, वो आपको स्ट्रॉन्ग करेगी। बाकी अगर आप कुछ और अपार्ट फ्रॉम दिस बुक पढ़ना चाहते हैं तो द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को एक बार पढ़िए। उससे मतलब मुझे लगता है कि आपकी एज का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी ये किसी भी उम्र का व्यक्ति पढ़ सकता है। तो आप सबसे पहले इसे पढ़ें। इसको पढ़ने से आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। और अगर आप बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इस बुक को आप पढ़ चुके होंगे, तो आप भगवत गीता को उठाइए। सबसे अच्छी, कृष्ण वॉज द बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर कहा जाता है ना, तो वो मोटिवेशनल स्पीकर भी कृष्ण ही थे। बाद में फिर उन्हीं से सब इंस्पायर होकर के जो आज मोटिवेशनल स्पीकर्स या जो बुक्स आई हैं वो उसी से। तो आप सबसे पहले भगवत गीता को पढ़िए, और सिर्फ पढ़िए मत उसको। एक बार पढ़ने में तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, बार बार पढ़िए। जब आप 4 से 7 बार
लगभग 8 से 10 बार उस किताब को आप पढ़ लेंगे तो आप खुद को, अपने आप को प्रैक्टिकली और स्पिरिचुअली काफ़ी हद तक मजबूत पाएंगे। तो उस किताब को पढ़िए। फिर बाकी और भी बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजी की, जो बुक्स हैं तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली दोनों ही तरह से मजबूत बनना चाहते हैं और डीपर लेवल में जाना चाहते हैं तो आप भगवत गीता पढ़िए। ये आपको बेस से उठा करके एक्सट्रीम लेवल तक ले जा सकता है। ये महाग्रंथ है, इसके अलावा और किसी बुक की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और ये इजिली अवेलेबल भी है और बहुत कम प्राइस पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। आदित्य सुरवासी ने पूछा है कि ग्रह ही हमारे ऊपर क्या लिखा है, ग्रह ही हमारे ऊपर प्रभाव डालकर हमसे पाप और पुण्य कराते हैं, होना चाहिए था। तो प्रारब्ध का क्या मतलब है? जो ग्रह आपको आपकी जन्म कुंडली में मिले हैं वो भी तो आपके प्रारब्ध के अनुसार ही मिले हैं। मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि में है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध की वजह से है। या मान लीजिए कि आपकी कुंडली में मंगल उच्च राशि में बैठे हैं, तो वो आपके प्रारब्ध की वजह से ही तो है। तो ग्रहों की जो स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है वो आपके प्रारब्ध के ही चलते बनी हुई है। जो आपका प्रारब्ध रहा है, जो आपके पास्ट लाइफ के कर्मास रहे हैं, जिसको हम पिछले जन्म के कर्म कहते हैं, जिसको आप प्रारब्ध आपने नाम दिया है, वो पिछले जन्म के कर्म के आधार पर ही आपकी आज की जिंदगी जो है वो चल रही है। और आपकी जो जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं वो आपके प्रारब्ध के हिसाब से ही बैठे हुए हैं। अब रही बात पाप और पुण्य करने की, तो बिल्कुल पुण्य भी वही ग्रह पुण्य भी जो आप करते हैं तो वो भी आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह ही आपसे कराते हैं। जैसे कि नवम भाव का अच्छी स्थिति में होना, नवम भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि का पड़ जाना, द्वादश भाव व्यय भाव की स्थिति अगर अच्छी हो तो ऐसा व्यक्ति दान देने वाला इत्यादि। तो ये पुण्य धर्म करने का योग भी जन्म कुंडली में ही प्रदर्शित होता है। जन्म कुंडली के आधार पर ही व्यक्ति धर्म कर पाता है। और रही बात पाप करने की, तो पाप ग्रहों का प्रभाव केंद्र में हो तो व्यक्ति अपने हित साधने के लिए कुछ हद तक पाप भी कर जाता है। तो वो कलयुग है, वो भी चलता है। लेकिन ये सभी चीजें जो आप कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से ही आप कर रहे हैं, वो ग्रह ही आपसे करा रहे हैं। अब इससे भी अगर हम एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं तो भगवान ने एक इंसान को बनाया तो सबसे ऊपर क्या दिया? दिमाग दिया। दिमाग किस लिए दिया? उसमें विवेक दिया, ताकि आप सोच सकें। आपको सोचने और समझने की शक्ति प्रदान करिए। मनुष्य की ही एक ऐसी योनि है जिसके पास में विवेक दिया गया है, सोचने और समझने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आप उसका इस्तेमाल करिए। आप अपनी सोचने और समझने की शक्ति से डिफ्रेशिएट करिए कि क्या पुण्य है और क्या पाप है वो। और जो आप सोचने समझने की शक्ति से जो डिफ्रेंशिएट करके रिजल्ट निकालेंगे वो वही रिजल्ट होगा जो कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह आपसे कराना चाह रहे हैं या वही आपके प्रारब्ध हैं। तो ये लिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध के कारण सब तय होता है, वो जन्म कुंडली ही प्रारब्ध को शो करती है। जो बर्थ चार्ट होता है आपका, आपके जन्म के समय जो आकाश की तस्वीर आती है वो आपके प्रारब्ध को ही प्रदर्शित करती है। आगे बढ़ते हैं। तनवारा खतून जी ने प्रश्न किया है कि आत्मकारक ग्रह के बारे में कभी कुछ बताइए, क्योंकि जेमिनी के हिसाब से इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है एंड वैदिक के हिसाब से मृत है। तो हम क्या समझें, आत्मकारक ग्रह हमें कैसा फल देता है या क्या फल देगा? देखिए, आत्मकारक जो वाला कंसेप्ट है ये जेमिनी ज्योतिष का है। जैसा कि आपने लिखा, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में हम इसका अध्ययन करते हैं। और बिल्कुल जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखें तो आत्मकारक ग्रह का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। वैदिक के हिसाब से ये मृत हुआ, ज़रूरी नहीं है कि वैदिक के हिसाब से मृत हुआ। हो सकता है कि वो कुमार अवस्था में हो और संभव है कि वो युवा अवस्था में हो। आपकी जन्म कुंडली में सारे ग्रह 15 डिग्री से कम के हैं, परंतु कोई एक ऐसा एक ग्रह है जो 17 डिग्रीज पर है, तो वो युवा अवस्था में भी तो हो सकता है, जो कि आपका आत्मकारक ग्रह बनेगा। आत्मकारक ग्रह यानी कि आपकी जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा अधिकतम अंश पर होने वाला ग्रह आत्मकारक ग्रह कहलाता है। वो डिपेंड नहीं करता कि वो मृत अवस्था में है या आपका बाल्यावस्था में है। आत्मकारक ग्रह हमें कैसा फल देता है? आत्मकारक ग्रह मेनली ये प्रदर्शित करता है आपके जीवन के उद्देश्य को, वो ग्रह प्रदर्शित करता है। आप इसको ऐसा ही समझ लीजिए। और अगर मैं बहुत ज़्यादा डीप में इस विषय पर जाऊंगा तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जेमिनी का जो कंसेप्ट है वो मैंने अभी तक इस चैनल पर टच नहीं किया है। तो आप इसको इसी तरह से समझिए। बाकी आत्मकारक ग्रह में कैसा फल देती है वो मैंने आपको बताया, और क्या फल देगी ये निर्भर करता है कि कौन सा वो ग्रह है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि आपको हमेशा अपने आत्मकारक ग्रह को बलि करके रखना चाहिए। उस ग्रह के उपाय हमेशा आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि उस ग्रह के इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं आपकी लाइफ घूमती है। कि वो ग्रह कहाँ बैठा है, किस भाव में बैठा है, किस स्थिति में बैठा हुआ है, ये निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली पर। क्या वो ग्रह कारक है, अकारक है, तटस्थ है, किस तरह की स्थिति में है, नवमांश इत्यादि में उस ग्रह की स्थिति को देखना होता है। उसके बाद में पराशरी ज्योतिष में कारकों को फिक्स कर दिया गया है। जैसे यहाँ आत्मकारक, आत्मा का कारक सूर्य को बता दिया गया है। तो जिस तरह से सूर्य को प्रत्येक व्यक्ति को बलि करना चाहिए क्योंकि वो आत्मा के कारक है, उसी के अकॉर्डिंग जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी आपका आत्मकारक प्लैनेट होता है उसको
आपको हमेशा बलि करके रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है यह है पार्था सारथी लोध का। इन्होंने पूछा है कि सर नमस्कार, अगर मेष लग्न में वीनस 12th हाउस में प्लेस्ड हैं और विमल नामक विपरीत राजयोग कर रहे हैं तो फिर भी डायमंड पहनने की मनाही ऐसा क्यों है? मेष लग्न की कुंडली में शुक्र 12वें भाव में बैठ करके विपरीत योग नहीं लगा पाएंगे। विपरीत योग की कंडीशन क्या होती है? षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव का स्वामी षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में बैठा हो। तो मेष लग्न की कुंडली में तो शुक्र द्वितीय पति और सप्तम पति होते हैं। बिल्कुल द्वितीयेश का जाकर के 12वें भाव में बैठना, उच्च राशि में शुक्र को वहां पर कारकत्व मिलता है, तो ये अच्छा माना जाएगा। यह आपको अति सौभाग्यशाली बनाएगा, भोग करने की प्रवृत्ति को जागृत करेगा, जातक को जीवन काल में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं का भोग कराने वाला भी होगा। लेकिन यहाँ पर विमल नामक विपरीत राजयोग का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि वो 6वें 8वें 12वें का स्वामी जब 6वें 8वें 12वें में हो तब बनता है। और रही बात डायमंड पहनने की मनाही क्यों जाती है? क्योंकि रत्न किसके पहने जाते हैं? देखिए, ग्रह तत्व को प्रदर्शित करते हैं और हमें पंच तत्वों की अर्थात 9 ग्रहों के बलवान होने की आवश्यकता तो है ही। सभी ग्रह हमारी कुंडली में बली होना चाहिए, हमको सभी ग्रहों को बलवान करने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन जहां बात आ जाती है जेमस्टोन को धारण करने की, तो जेमस्टोन एक ऐसी चीज है जो कि फायदा तो करती है, नुकसान भी कर सकती है। जेमस्टोन आर टाइप ऑफ मेडिसन, ये दवाओं की तरह होते हैं। जिस तरह से आप दवाएं लेते हैं तो वो आपका काम तो करती है, परंतु वो आपको साइड इफेक्ट भी देने का कारण बन जाती है। तो जेमस्टोन आपको साइड इफेक्ट भी दे सकते हैं। तो जेमस्टोन उन्हीं के पहनने चाहिए जो प्लैनेट्स आपकी कुंडली में कारक हो, जो कि आपका नुकसान ना कर सके। अब मेष लग्न की कुंडली में शुक्र द्वितीय पति और सप्तमेश होते हैं, तो द्वितीय भाव और सप्तम भाव तो 2 मारक स्थान के संयुक्त स्वामी है। तो शुक्र मेष लग्न की कुंडली में मारक बनेंगे, और मारक ग्रह का रत्न पहनना कहीं से भी ठीक नहीं है। हाँ, आप दूसरे उपायों को करके, जैसे स्त्रियों का सम्मान करके या माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, देवी आराधना करके, शुक्रवार के दिन कबूतरों को दाना डाल करके आप अपने शुक्र को बल दे सकते हैं। और जो लाभ मैंने द्वादश शुक्र के बताए उनके लाभों को आप बढ़ा सकते हैं। तो आप ये करें, बाकी मारक ग्रह का जेमस्टोन कभी भी नहीं पहना जाता है। और अगला प्रश्न जय पुष्प चौहान जी का है। इन्होंने कहा है थैंक यू क्वेश्चन लेने के लिए। मून भी साथ है 7वें में जुपिटर के, और 12वें में ही शुक्र बैठा है, शनि 5वें भाव में है, वक्री वृषभ राशि का। देखिए, आपके प्रश्न से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि जो इसके पहले प्रोग्राम में आपका क्वेश्चन लिया गया होगा और उसी के आगे आपने लिख दिया, तो वो जो पुराना क्वेश्चन था वो तो मेरे पास है नहीं। तो जब भी आप प्रश्न दें तो पूरा एक स्पेसिफिक प्रश्न दिया करें। फिर भी इससे जो समझ में आ रहा है कि मून भी साथ है 7वें में जुपिटर के, तो आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गुरु और चंद्रमा साथ में बैठे हैं तो गजकेसरी योग हो गया। और 12वें भाव में शुक्र बैठे हैं तो ये भी अच्छा है, अति विशिष्ट कारक है। शनि 5वें भाव में है, तो पंचम भाव के शनि की दृष्टि गुरु और चंद्रमा की युति पर पड़ रही है। वृषभ राशि के वक्री शनि है, तो शनि का वक्री होना तो बहुत अच्छा है कि पंचम भाव में वक्री हो गए हैं, तो पंचम भाव में भी वक्री होने के कारण काफ़ी उनके दुष्प्रभावों में कमी आ जाएगी। और वृषभ राशि आपके पंचम भाव में बनी हुई है, मतलब आपकी मकर लगन की कुंडली है। तो मकर लगन की कुंडली में गुरु चंद्रमा की युति सप्तम भाव में है, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी का कारण बन सकती है। और ऐसे सप्तमेश सप्तम में ही बैठे हैं, शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो हाँ बिल्कुल ये दाम्पत्य जीवन में परेशानी का कारण बनेगी। अगर आपका विवाह हो चुका है तब तो कुंडली को दिखा करके कुछ उपाय करें अगर परेशानी है तो। और अगर दाम्पत्य जीवन की शुरुआत नहीं हुई है, मतलब विवाह अभी तक नहीं हुआ है, तो बाकायदा कुंडली का मिलान करके ही आपको विवाह करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्न आप सभी के आए थे और इतने ही प्रश्नों को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 3 में उपस्थित हुआ था। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के जवाब मैं इस कार्यक्रम में दूं, तो आपके मन में जो भी प्रश्न आते हैं ज्योतिष से संबंधित, सनातन धर्म, पूजा पाठ, ऑकल्ट साइंसेस से रिलेटेड, तो वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जैसे ही नेक्स्ट प्रोग्राम एपिसोड नंबर 4 आता है उनमें मैं आपके प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, पुनः आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।